Today our topic of discussion is childhood onset fluency disorder, which is also called stuttering. तो स्टटरिंग बेसिकली क्या है? स्टटरिंग ये है कि जैसे कोई कुछ लोग जो हैं वो अटक अटक के बोल रहे होते हैं या हकला के बोल रहे होते हैं, तो उसको हम स्टटरिंग कहते हैं। DSM-5 में बेसिकली इसके 4 क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो हम क्राइटेरिया को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो भी बोलेगा, जो भी वर्ड्स बोलेगा, उसको फ्लो में नहीं बोल पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी, वो अटक अटक के बोलेगा, उसकी जो स्पीच होगी वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। उसमें टाइम पैटर्न का भी फ़र्क आ जाएगा। टाइम के हिसाब से एक चीज़ को हो सकता है वो बात करते हुए ज़्यादा टाइम ले, वर्ड्स को ज़्यादा लंबा करके बोले। तो उसमें ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसमें से एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो भी वो सिलेबस या जो भी वो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है या बोल रहा है, उसको बार बार रिपीट करेगा। वो फ्रेजेस की शक्ल में भी हो सकता है, वो वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकता है, यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, यानी कि हाफ सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कर सकता है, और वर्ड्स को भी बार बार रिपीट कर सकता है। उसके बाद है कि जो भी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको बहुत ही लंबा करके बोलेगा। जैसे कॉन्सोनेंट्स बोल रहा है या वो वोवल्स, वो इंडिविजुअल या वो बच्चा बोल रहा है, तो वो उनको बहुत लंबा करके वो बोलेगा या लंबा करके वो पढ़ेगा। उसके बाद वो ब्रोकन वर्ड्स बोलेगा। ब्रोकन जैसे बात करते करते हुए अचानक ही वो ऐसा पॉज लेगा जहाँ पे वो पॉज नहीं बनता। कुछ पॉज फिल्ड होंगे और कुछ अनफिल्ड होंगे। किस पॉजेस की समझ आएगी कि यहाँ पे पॉज बनता है, तो इस वजह से लिया। लेकिन कई जगह पे वो डायरेक्टली अटक जाएगा। जैसे बंदा बात करते हुए, जो बच्चे या जो इंडिविजुअल्स हैं वो हकला के बोलते हैं, स्टटर करते हैं, तो उनको मसला आ जाता है। वो डायरेक्ट बात करते हुए अचानक से ऐसे चुप हो जाते हैं और हमें समझ भी नहीं लगती कि वो किस वजह से उन्होंने पॉज लिया है। और ऐसे वर्ड्स को वो अवॉइड करेगा जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, जो उसको मुश्किल लगते हैं। उनके वो जैसे सब टाइटल्स होता है, मुतरादिफ अल्फाज यूज़ करेगा उनकी जगह, और उनको अवॉइड करने की कोशिश करेगा क्योंकि उससे वो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे होंगे। और जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं, जैसे एक ही वर्ड का बार बार बोलना। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, आई सा हिम, तो वहाँ यहाँ पे वो किस तरह से बोलेगा उसे? वो आई सा हिम, यानी कि फर्स्ट वर्ड को वो 3 से 4 दफ़ा रिपीट करेगा। इसके अलावा अगर हम इसकी उर्दू में बात करें, जैसे मैंने उसे देखा, तो वो आएगा मैंने उसे देखा। इस तरह से वो वर्ड जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं उनको रेपिटिशंस में बोलेगा, उनको प्रोलॉन्ग करके बोलेगा। और इसी तरह ये भी आपकी फंक्शनल लिमिटेशंस इसके अंदर आ सकती हैं, आपकी एकेडमिक के अंदर, आपकी ऑक्यूपेशनल के अंदर, सोशल जो भी आपका सर्कल है उसके अंदर आपकी फंक्शनल लिमिटेशंस हो सकती हैं। आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी इंडिविजुअल है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको स्टटरिंग का मसला है। तो वो इन चीज़ों पे क्या करेगा, उनकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी और इन सिचुएशंस को वो ज़्यादा फिर अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ऑनसेट इसका भी अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर ही होता है, यानी कि बिफोर द एज ऑफ 4 ये स्टार्ट हो जाता है। और इसमें किसी तरह का सेंसरी इम्पेयरमेंट किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की न्यूरो या मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। डिसफ्लुएंसीज ज़रूरी नहीं है कि जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से ही डिसफ्लुएंसीज आएँ। डिसफ्लुएंसीज बेसिकली स्ट्रोक्स की वजह से भी आ सकती हैं, ट्यूमर्स की वजह से भी आ सकती हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो असेसमेंट में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और डिसफ्लुएंसीज जो हैं ये वेरी करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। एक सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको कम्युनिकेशन लाजमी करनी है, कम्युनिकेशन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल उसने एक इंडिविजुअल है, उसने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उसने एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करनी है या प्रेजेंटेशन देनी है, तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम आएगा। उसमें जो डिसफ्लुएंसीज का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। और डिसफ्लुएंसीज जैसे एक नॉर्मल सिचुएशन में बैठा हुआ है जहाँ पे उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, या जहाँ पे उसको किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, किसी को सुनाना कुछ नहीं पड़ रहा, तो वो वहाँ पे उसकी डिसफ्लुएंसीज क्या हो जाएंगी? एब्सेंट हो सकती हैं। बिल्कुल डिसफ्लुएंसीज जो हैं वो ना होने के बराबर हो सकती हैं। जैसे तब वो अगर ओरल रीडिंग कर रहा है या सिंगिंग कर रहा है, या जो उसने अगर कोई पेट्स रखे हुए हैं उनके साथ बातें कर रहा है, तो उसमें डिसफ्लुएंसीज जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकती हैं। और
तो इसकी जो रेंज आमतौर पे 2 to 7 ईयर्स तक हमें क्लियरली पता चलना शुरू हो जाता है कि इसको स्टटरिंग का प्रॉब्लम है। आमतौर पे जब जिन इंडिविजुअल्स को ये मसला होता है 6 साल की उम्र में जाके 80 to 90% उनके अंदर ये क्लियरली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसको स्टटरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। और जब ये डिस्फ्लुएंसीज स्टार्ट होती हैं स्टार्टिंग एज में, बच्चे इतने ज़्यादा जिनको बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती इस बारे में, उसे नहीं पता चल रहा होता बच्चे को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट्स को प्रोलॉन्ग करके बोलता है, फिजिकल टेंशन दे के बोलता है ज़्यादा, तो तब उसे अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन जब यही कॉमन वर्ड्स से ये मीनिंगफुल वर्ड्स की तरफ मूव करती हैं ये चीज़ें, तो बच्चों को खुद से फील होता है कि हमसे ये वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे, और हमें ये चीज़ें प्रोनाउंस करने में, ये चीज़ें बोलने में मसला आ रहा है। तो उसका वो क्या करेगा, फिर उन सिचुएशंस को अवॉइड करेगा, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेट करना पड़ेगा जहाँ पे, तो वहाँ पे वो अवॉइड करना शुरू कर सकता है। वो आपकी क्लास भी हो सकती है, आपका सोशल सर्कल भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल सर्कल भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये चीज़ों को क्या करेगा, अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा और अपनी जो स्पीच टाइम है, स्पीच है उसको लिमिटेड कर लेगा। और इसमें अब जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। जेनेटिक्स के अंदर अगर आपके पेरेंट्स के अंदर, फैमिली के अंदर किसी बंदे को ये डिसऑर्डर रहा है, तो आगे चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट ये आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये चीज़ जो है वो मूव कर जाए। उसके अलावा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत यहाँ पे मैटर करता है। एक पेरेंट, अगर एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे हैं, हर जायज़ और नाजायज़ कामों पे उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आप उनके साथ डील कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये डिसऑर्डर डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो इसलिए कि जब उनके अंदर खौफ इतना ज़्यादा होगा, आपके साथ शेयरिंग नहीं होगी और आप हर बात पे इतनी ज़्यादा सख्ती दिखाएंगे, तो वो चाहे आपके सामने सच भी बोलेंगे तो वो इतना अटक के बोलेंगे कि आपको वो झूठ लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत उनकी परमानेंटली हो जाएगी, उनके अंदर स्टटरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के मुताबिक 65 to 85% बच्चे जो हैं वो एट द एज ऑफ 8 और इससे अबव जो भी एज है वो तब रिकवर कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, अगर उनकी ट्रीटमेंट जो है, उनके असेसमेंट जो है वो सही तरीके से की जाए। उसके बाद है कि अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ हम बढ़ें, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के में सबसे पहले जो आता है हमारा सेंसरी डेफिसिट्स आते हैं। सेंसरी डेफिसिट्स का क्या मतलब है कि बच्चे को ये ना हेयरिंग प्रॉब्लम आ रहा हो, यहाँ पे वो सही तरह से सुन ना पा रहा हो, या उसके सामने जो लिखा हुआ आ रहा है उसको सही तरह से वो नज़र ना आ रहा हो, आई साइड का प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसा मोटर प्रॉब्लम हो जैसे उसकी ज़ुबान या जबड़े या लिप्स, इसमें कोई मोटर फंक्शन में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो सही तरह से मूव ना कर पा रहे हो, जिसकी वजह से उससे अदायगी ना हो पा रही हो वर्ड्स की। नेक्स्ट है नॉर्मल स्पीच डिस्फ्लुएंसीज। नॉर्मल स्पीच डिस्फ्लुएंसीज में ये है कि आमतौर पे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, यंग चिल्ड्रन में ये होता है कि चीज़ों को या फ्रेजेस को रिपीट करने की आदत होती है, लेकिन वो नॉर्मली होती है। जैसे आई वांट आइसक्रीम, अब यहाँ पे आई वांट को वो रिपीट कर रहा है। अब जहाँ आमतौर पे वो जब भी वो कोई लेसन सुना रहे होते हैं या कोई बात बता रहे होते हैं, तो ये नॉर्मली तौर पे वो कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मली फ्रेजेस जो हैं वो रिपीट करते हैं। लेकिन अगर तो ये फ्रेजेस जो हैं ये जैसे जैसे चिल्ड्रन या बच्चा ग्रो अप कर रहा है उसके साथ बढ़ती जा रही हैं, तो ये ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर की तरफ जा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल है तो इसे हम डिसऑर्डर काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा पेरेंथेटिकल रिमार्क्स इसके अंदर आ जाते हैं। पेरेंथेटिकल रिमार्क्स से क्या मतलब है कि अगर आप कोई किसी बच्चे से कोई चीज़ पूछते हैं तो वो अचानक पूछने पर हैरान हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है, उसकी आंखें ऐसे खुली रह जाती हैं, तो वो बोल पाता है। उसके बाद अगर बोलेगा तो अटक अटक के बोलता है, तो हम उसको भी स्टटरिंग के दायरे में लेके नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन की, मैंने पहले बात की कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। वो हो सकता है उस सिचुएशन में वो ज़्यादा एंग्जियस हो जाए, स्ट्रेस में आ जाए, जिसकी वजह से वो ऐसे बोल रहा है, नॉर्मली वो ठीक बोल रहा हो। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। उसके बाद मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स में किसी किस्म की उसे पीछे कोई प्रॉब्लम थी या कोई किसी किस्म का उसके साथ कोई चोट वगैरह लगी थी, या कोई भी कंडीशन थी उसके साथ जिसकी वजह से उसने कोई मेडिसिन का यूज़ किया हो, या अभी तक वो मेडिकेशन स्टार्ट हो उसकी, वो अभी तक मेडिसिन खा रहा हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं।
एंड द नेक्स्ट है अडल्टहुड ऑनसेट डिस्फ्लुएंसीज। अडल्टहुड ऑनसेट डिस्फ्लुएंसीज जो है बेसिकली 10 साल की उम्र के बाद यानी कि अडोलसेंस एज या अडोलसेंस एज के बाद डिस्फ्लुएंसीज आ सकती हैं स्पीच के अंदर, तो उसे हम चाइल्डहुड ऑनसेट डिस्फ्लुएंसी डिसऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। ये बेसिकली मेडिकेशन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अडल्ट उन बच्चों के अंदर, और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या कोई और मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिन्हें एक डीएसएम में स्पेसिफाई नहीं किया गया। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द टॉरेट डिसऑर्डर। टॉरेट डिसऑर्डर बेसिकली इसमें दो तरह के वोकल टिक्स और मोटर टिक्स, इनकी रेपिटेशंस होती है। यहाँ पे हम वोकल और या वोकल रेपिटेशन वोकल टिक्स और वोकल रेपिटेशन की बात करेंगे। तो वोकल रेपिटेशन में क्या होता है इसके टॉरेट डिसऑर्डर के अंदर कि ये लास्ट टाइम जो उसने बातें सुनी हैं या लास्ट टाइम कुछ भी अगर याद किया है तो वो उसको रिपीट करता रहता है, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आती कि आप उसे स्टटरिंग के दायरे में ले जाएं या उसे कहें कि ये हकला के बोल रहा है या स्टटर कर रहा है। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चीज़ों को रिपीट ज़रूर करेगा, लेकिन जैसे जिस तरह से स्टटरिंग में सिलेबल की या साउंड्स की रेपिटेशन होती है वो उस तरह से बिल्कुल भी उसको रिपीट नहीं करेगा। So this is all about the childhood onset fluency disorder. If you people have any question, you can ask me in comments and you can also give me your feedbacks. Thank you very much.